आइए बच्चों, तो मेन हेडिंग नंबर 3 डालना है। तो 1 हमने कर लिया था प्री इंडिपेंडेंस की, आज़ादी से पहले। फिर हमने 2 कर लिया था आज़ादी के बाद, लगभग 1980 तक। अब 3 जो है इसको हम हेडिंग डाल सकते हैं रिफॉर्म्स। और ब्रैकेट में लिख लेते हैं 1980s। तो अब जो 1980s में कुछ छोटे से रिफॉर्म्स थे, छोटे मोटे, वो थर्ड कहानी है। क्योंकि बड़े रिफॉर्म्स तो कब आए थे? 1991 में, वो अगले टॉपिक में। लेकिन पहले 1980s में कुछ छोटे रिफॉर्म्स आए थे, तो उसके बारे में लिखते हैं। तो फर्स्ट एरो डाल के लिखना, द एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी ड्यूरिंग 1980 to 1985 and 1985 to 1990 were 5.7% and 5.8% respectively। तो अगर हम 1980s की बात करें तो उस समय हमारा ग्रोथ रेट लगभग 5.5% से हल्का सा ऊपर की तरफ था, मतलब 5.7 और 5.8% था रेस्पेक्टिवली। सेकेंड पॉइंट, 1980s रिफॉर्म्स broadly covers 3 areas। अब 1980s में जो रिफॉर्म्स आए उसमें मेनली 3 एरियाज कवर किए गए। तो वो बस आप ऐसे नाम लिख लो 3 बाइफर्केशन करके। एक तो करा गया इंडस्ट्री, एक करा गया ट्रेड मतलब व्यापार, और एक करा गया टैक्सेशन, कर। बाकी इनमें क्या हुआ वो हमें नहीं पढ़ना, लेकिन ब्रॉडली रिफॉर्म्स जो थे वो 3 एरियाज़ को लेकर थे, इंडस्ट्री को लेकर, ट्रेड को लेकर और टैक्सेशन को लेकर। क्योंकि इनकी डिटेल हम आगे पढ़ते हैं जब 1990s वाले रिफॉर्म्स आए थे तब। तो 80s में 3 एरियाज़ में मेनली रिफॉर्म्स थे, इंडस्ट्री, ट्रेड और टैक्सेशन। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, फिर क्या हुआ रिफॉर्म्स में, कुछ बातें लिखते हैं नेक्स्ट में लिखना। In 1985, delicensing of 25 industries was done। तो इसमें आप डी लाइसेंसिंग को हाईलाइट कर सकते हो। तो एक रिफॉर्म तो ये हुआ कि 25 इंडस्ट्रियों में से लाइसेंस की रिक्वायरमेंट हटा दी। तो डी लाइसेंसिंग का मतलब है लाइसेंसिंग की रिक्वायरमेंट को हटा दिया। तो 25 इंडस्ट्रियों को आज़ाद कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट, द फैसिलिटी ऑफ ब्रॉड बैंडिंग को आप हाईलाइट कर लो। द फैसिलिटी ऑफ ब्रॉड बैंडिंग was accorded for industries। ब्रॉड बैंडिंग की सुविधाएं इंडस्ट्रियों के लिए मतलब दे दी गई। अब ब्रॉड बैंडिंग क्या है, दैट इज लिख लो, दैट इज अलाउ फ्लेक्सिबिलिटी एंड rapid changes in their product mix without any fresh license।
विदाउट एनी फ्रेश लाइसेंस। तो ये मैं समझा देता हूँ कि ब्रॉडबैंडिंग जो है वो इंडस्ट्रियों के लिए मतलब सुविधा ला दी गई। ब्रॉडबैंडिंग का मतलब ये है कि अगर आपको याद हो, पहले इंडस्ट्रियों को अपने प्रोडक्ट के भी अगर मिक्स को चेंज करना हो, मतलब अपने प्रोडक्ट को भी अगर डाइवर्सिफाई करना हो, कि मान लो पहले मैं शर्ट बनाता था और अब मैं शर्ट के साथ साथ जीन्स भी बनाना चाहता हूँ, तो पहले अपने प्रोडक्ट को भी डाइवर्सिफाई करने के लिए मुझे क्या लेना पड़ता था? लाइसेंस। सरकार से लाइसेंस लेना पड़ता था कि भाई मैं शर्ट के अलावा जीन्स भी बनाना चाहता हूँ, तो पहले सरकार से लाइसेंस लेना पड़ता था। तो बस ब्रॉडबैंडिंग का सीधा मतलब ये समझ लो कि अब आप अपना प्रोडक्ट मिक्स कुछ भी चेंज कर सकते हो। रैपिड चेंजेस इन देयर प्रोडक्ट मिक्स, कुछ भी बनाओ, शर्ट से जीन्स बनाओ, जीन्स से केक बनाओ, शूज़ बनाओ, कुछ भी बनाओ, लेकिन अब आपको लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको बोलते हैं ब्रॉडबैंडिंग। तो इसका मतलब क्या हो गया कि फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ा दी, अब आप कुछ भी कर सकते हो। तो इसका मतलब है कि फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ा दी। तो समझ आ गया ब्रॉडबैंडिंग का क्या मतलब है? क्लियर हो गया ब्रॉडबैंडिंग? तो इंडस्ट्रियों को फ्लेक्सिबिलिटी दे दी कि भाई अब आप कुछ भी अपना प्रोडक्ट मिक्स चेंज करो, लाइसेंस मत लेना। उसके बाद नेक्स्ट, द मल्टी पॉइंट एक्साइज ड्यूटी were converted into modified value added tax। ब्रैकेट में लिख लो, इसको बोलते थे मॉड वैट। हालांकि अब तो ये भी हट गया, अब तो जीएसटी आ गया, लेकिन क्योंकि हम तो उस टाइम के रिफॉर्म्स की बात लिख रहे हैं, तो ये टैक्सेशन का रिफॉर्म था। पहले अलग अलग पॉइंटों पर एक्साइज ड्यूटी लेती थी सरकार कि एक्साइज ड्यूटी दो, एक्साइज ड्यूटी दो, एक्साइज ड्यूटी दो। तो उस मल्टी पॉइंट एक्साइज ड्यूटी को ख़त्म करके सरकार ने एक नया टैक्स बना दिया था। उस टैक्स को कहते थे मॉड वैट। हालांकि अब तो ये भी ख़त्म हो गया, लेकिन उस टाइम की बात, तो उसको बोलते थे मॉड वैट। तो ये टैक्सेशन का रिफॉर्म है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट है 12 अप्रैल 1988। तो ये तारीख याद रखनी है, इसमें कुछ बहुत बड़ा हुआ। बताओ क्या हुआ बहुत बड़ा? एस्टैब्लिशमेंट ऑफ, तो कैपिटल मार्केट का दादा कौन? सेबी। तो सेबी की स्थापना की गई। बाकी सेबी की फुल फॉर्म लिख सकते हो, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये भी मतलब एक 1980s के दौर की कहानी है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, सेवरल एक्सपोर्ट incentives were introduced। सरकार एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना चाहती थी, तो इसीलिए बहुत सारे एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स लाए गए कि अगर आप एक्सपोर्ट करोगे तो आपका टैक्स माफ़, अगर आप एक्सपोर्ट करोगे तो सब्सिडी भी मिलेगी। तो इस तरह से सरकार बहुत सारे एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स लेकर आई। उसके बाद नेक्स्ट, the rupee was devalued by 30%। 30% तक रुपी को डीवैल्यू कर दिया। मतलब लिख लो फ्रॉम 1985-86 टू 1989-90। तो मतलब 3-4 सालों के अंदर अंदर ही रुपी को भी डीवैल्यू कर दिया। तो ये तो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो कि रुपी डीवैल्यू करने से मतलब क्या होता है।
क्या कहानी है, एक्सपोर्ट इंक्रीज हो जाते हैं, तो हमने अपने रुपये को डीवैल्यू कर दिया 30% तक। उसके बाद अगला पॉइंट, बजट फॉर 1986 इंट्रोड्यूस्ड पॉलिसीज ऑफ cutting taxes, comma, liberalizing imports and reducing tariffs. तो 1986 के बजट के अंदर भी कह रहा है कि भाई सरकार ने टैक्स कम कर दिए, इंपोर्ट्स को लिबरलाइज कर दिया, मतलब रिस्ट्रिक्शंस हटा दी, और इंपोर्ट्स में जो टैरिफ लगते थे उन्हें भी कम कर दिया। तो ये मतलब 1986 के बजट में ये भी एक कहानी हो गई। तो मतलब कुल मिला के ये सब बातें जो थी ये 1980s के रिफॉर्म्स के दौर की थी, जो मतलब आप देखोगे तो छोटी छोटी बातें थी। तो 1980s में मतलब आप ऐसे याद रखो कि मोटे मोटे 3 ही रिफॉर्म्स थे इंडस्ट्री को लेकर। तो इंडस्ट्री को लेकर क्या बातें थी वो देख लो। 25 इंडस्ट्रियों को डी लाइसेंस कर दिया था और ब्रॉड बैंडिंग की सुविधाएं दे दी थी। ब्रॉड बैंडिंग मतलब फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ा दी। ट्रेड को लेकर तो मतलब मोटा मोटा यही था कि इंपोर्ट्स पे रिस्ट्रिक्शंस कम कर दिए थे और इंपोर्ट्स पे से टैरिफ भी कम कर दिए थे। और टैक्सेशन को लेकर ये रिफॉर्म्स थे कि भाई टैक्स जो है वो कम कर दिए थे। एक्साइज ड्यूटी की जगह मॉडवेट लगा दिया था। सेबी की स्थापना हो गई, रुपये को डीवैल्यू कर दिया, एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स देने लगी सरकार। तो क्लियर हो गए। तो 1980s के रिफॉर्म तो मतलब बहुत ही नाम मात्र के थे। तो इसीलिए एक स्टार पॉइंट लिखना है नीचे कि द रिफॉर्म्स इन 1980s, द रिफॉर्म in 1980s were limited in scope, and thus bigger reforms were organized in कब 1990s। तो जहाँ से अब आपका अगला टॉपिक शुरू होगा। तो कह रहा है 1980s के रिफॉर्म तो छोटे से थे, बच्चों वाले। क्लास 11th का सिलेबस तो छोटा सा था, लेकिन असली सिलेबस कब आया? बाद में। तो ऐसी जो 1980s के रिफॉर्म्स थे वो बहुत छोटे थे, लिमिटेड इन स्कोप थे। लेकिन जो बड़े रिफॉर्म्स थे वो फिर कब ऑर्गेनाइज किए गए, मतलब कब आए? 1990s में। तो वो मतलब हमारा अगला टॉपिक बनेगा क्या। तो अब नंबर 4 मेन हेडिंग डाल सकते हैं। तो नंबर 3 क्लियर हो गई थी 1980s के रिफॉर्म, तो वो तो छोटे थे। बाकी नंबर 4 हेडिंग डाल लो। इसमें मतलब हम और लिखते हैं कहानी कुछ। तो इसकी हेडिंग बना लेते हैं रिफॉर्म्स 1991। तो इस पर आपने क्लास 12th में पूरा एक चैप्टर पढ़ रखा है। हालांकि अब तक जितना आपने ये चैप्टर पढ़ लिया, क्लास 12th में ये पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर आपका था इंडियन इकोनॉमी। बाकी रिफॉर्म्स ये भी आपने क्लास 12th में पढ़े थे पूरे 1991 के। याद है 1991 के रिफॉर्म्स को मेजरली मतलब किस नाम से जानते थे? LPG। हाँ, तो इसमें 3 बातें थी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, राइट। तो खैर, तो इसमें जो सबसे पहला एरो है वो डिस्कस करना है हमें। तो उसमें आप लिखना रीजंस फॉर रिफॉर्म्स इन 1991 डैश।
कि भाई क्या रीज़न थे, क्यों रिफॉर्म्स लाए गए। हाँ, तो कुछ रीज़न लिखते हैं। तो जैसे पहला रीज़न तो लिख लो आप, ह्यूज डेफिसिट्स। ह्यूज डेफिसिट्स, तो ह्यूज डेफिसिट्स का मतलब है, मतलब ब्रैकेट में अपने समझने के लिए लिख सकते हो कि भाई टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट, हाँ, सरकार का जो खर्चा था इज हायर देन, हाँ, देयर टोटल रिसिप्ट्स। तो सरकार जो है वो डेफिसिट में बैठी हुई थी, सरकार के खर्चे थे ज़्यादा और रेवेन्यू जो था, रिसिप्ट जो था वो था कम। हाँ बिल्कुल सही। दूसरा, बीओपी क्राइसिस, ये तो समस्या आपको मैंने पहले बताई हुई थी। बीओपी क्राइसिस, तो इसके भी ब्रैकेट में मतलब एक छोटी सी कहानी लिख लो। ऑयल प्राइसेस ट्रिगर्ड बाय गल्फ वॉर इन 1990। 1990 में लड़ाई हो गई, गल्फ वॉर बोलते हैं, और उस चक्कर में तेल के दाम बढ़ गए। तो तेल के दाम हमेशा बढ़ते हैं जब भी कोई, जहाँ पर भी देशों की लड़ाई होती है ना। तो जैसे अगर आप अभी की बात भी सर्च करो, तो अभी रशिया यूक्रेन की जैसी लड़ाई शुरू हुई तो उसके तुरंत बाद ही तेल के दाम बढ़ गए। अब वो क्यों होता है, उसका पूरा इकोनॉमिक्स है उसके पीछे। बताओ क्या है इकोनॉमिक्स। भाई देखो, जैसे दो देशों की लड़ाई हुई, तो लड़ाई का मतलब ये है कि अब दोनों गोले बारूद चलाएंगे, ठीक है। तो गोले बारूद चलाने के लिए या मशीनें चलाने के लिए, कुछ भी प्रोडक्शन करने के लिए दोनों को तेल चाहिए अब ज़्यादा पहले के मुकाबले। भाई दोनों को क्या चाहिए, तेल चाहिए। तो जब भी देशों की लड़ाई होगी तो तेल की डिमांड बढ़ जाती है। तेल की डिमांड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अब जैसे ही तेल की डिमांड बढ़ी तो जो गल्फ कंट्रीज़ है, जो पूरी दुनिया में तेल सप्लाई कर रहे हैं, वो तुरंत इस बात को भांप लेते हैं कि तेल की डिमांड बढ़ गई है, तो तेल के प्राइसेस एकदम से क्या हो जाते हैं, शूट अप हो जाते हैं। और जैसे ही तेल के प्राइसेस शूट अप होते हैं तो जो भी कंपनियां या जो भी कंट्री तेल इंपोर्ट करता है, जैसे भारत, इंडिया का अगर एग्जांपल लूँ, तो हमारी कंपनियां या हमारी इकोनॉमी को नुकसान होता है और इसका सीधा प्रभाव हमारे शेयर मार्केट पर पड़ता है। तो तुरंत हमारे शेयर मार्केट में आप देखोगे कि गिरावट आनी शुरू हो जाती है। तो ये पूरी लिंक है, क्योंकि कंपनियों को नुकसान होता है, क्योंकि कंपनियों को तेल अब महंगा मिलेगा। तो जो कंपनियां पहले प्रॉफिट में थी उनके प्रॉफिट कम हो जाते हैं तुरंत। तो जैसे ही देशों की लड़ाई हुई तुरंत स्टॉक मार्केट क्रैश होएगा। क्रैश मतलब कि गिरना शुरू होगा, क्योंकि वो पूरा इकोनॉमिक्स चल रहा है। तो क्लियर होगी कहानी। तो तेल जो है उसके प्राइसेस भी ट्रिगर हो गए थे, तब गल्फ वॉर चल रहा था 1990 में। तो बीओपी हमारा क्राइसिस में आ गया, इंपोर्ट्स महंगे हो गए, तेल ज़्यादा महंगा मिलने लगा। अच्छा जी, उसके बाद नंबर 3 और क्या हुआ, और क्या कारण थे बताओ। आपने पढ़ा था ना, पब्लिक सेक्टर अच्छे से काम नहीं कर रहे थे, बिल्कुल सही, वो भी एक रीज़न था। तो पहले खैर फाइनेंशियल रीज़न कंप्लीट कर लेते, तो थर्ड में लिख लेते हैं, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स touched the lowest point, touched the lowest point। तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है वो बिल्कुल निचले स्तरों पर आ गए थे, है ना, ये भी बात आपको पहले बताई थी। उसके बाद और लिखते हैं नंबर 4, इंडिया हैड टू डिपेंड ऑन एक्सटर्नल बोरोइंग्स, हमें विदेश से पैसा लाना पड़ा। फ्रॉम, बताओ कहाँ से लाए पैसा, वर्ल्ड बैंक से और आईएमएफ। तो हम आईएमएफ मेंशन कर लेते हैं,
फ्रॉम इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF। तो हमें एक्सटर्नल बोरोइंग्स पर मतलब असिस्टेंस लेनी पड़ी, विदेश से पैसा लाना पड़ा। गल्फ़ कंट्रीज़, एक बच्ची पूछ रही है कि क्या है, तो गल्फ़ कंट्रीज़ आप गूगल पे सर्च कर लो, लिस्ट आ जाएगी कि भाई गल्फ़ कंट्रीज़ कौन से हैं। और साथ ही साथ गूगल पे सर्च कर लेना गल्फ़ वॉर 1990, तो आपको पूरा इतिहास पता लग जाएगा कि किन देशों में लड़ाई हुई। हाँ, तो $7 बिलियन लेकर आए थे, बिल्कुल सही है ना, टोटल IMF और वर्ल्ड बैंक से मिलाकर, ये भी था। अच्छा जी, और क्या रीज़न थे और लिख लेते हैं। नंबर 5 जो आपने बताया, पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। पब्लिक सेक्टर जो था वो पुअर परफॉर्म कर रहा था। तो मतलब मोटे मोटे ये सब कुछ रीजंस थे जिनकी वजह से हम कह सकते हैं कि रिफॉर्म्स की आवश्यकता थी। ठीक है, बाकी इसमें एक बॉक्स में एक वर्ड लिख लेना, इस सिचुएशन को एक नाम भी दिया था, तो वो नाम हमें पता होना चाहिए। इस सिचुएशन का नाम था क्राइसिस ऑफ कॉन्फिडेंस। क्राइसिस ऑफ कॉन्फिडेंस, क्योंकि उस समय 1990s में हमारे देश में पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी भी थी थोड़ी सी, और साथ ही साथ इकोनॉमिक फ्रंट पर तो मतलब इतने सारी चीज़ें ख़राब हो रही थी। तो इसको एक टर्मिनोलॉजी भी दी गई कि क्राइसिस ऑफ कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस का क्राइसिस था, कमी थी। तो फिर लिखते हैं नीचे देयरफॉर द रिफॉर्म्स वर initiated in 1991 and popularly known as, और इनको किस नाम से ज़्यादा जाना जाता है, पॉपुलरली नोन एज LPG। LPG की फुल फॉर्म तो पता ही है आपको, है ना, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। तो ये तो हो गया कि भाई रिफॉर्म्स क्यों आए। तो अभी तक तो हमने खाली यही लिखा है, ये यहाँ तक पहुँचे हैं कि रिफॉर्म्स क्यों आए, तो इन कारणों की वजह से रिफॉर्म्स आए। अब रिफॉर्म्स के बारे में लिखना है तो वैसे तो बहुत लंबी कहानियाँ हैं, लेकिन कुछ लिखेंगे अभी। तो रिफॉर्म्स में लिखो, मतलब नेक्स्ट एरो में लिखो, the reforms had two major objectives। ऑब्जेक्टिव्स को आप हाईलाइट कर लेना। तो रिफॉर्म्स जो थे इनके दो मेन ऑब्जेक्टिव्स मतलब माने गए। नंबर 1 पहला लिख लो, रीओरिएंटेशन of the economy, reorientation of the economy from centrally directed and highly controlled one to इन्वर्टेड कॉमास में मार्केट फ्रेंडली और मार्केट ओरिएंटेड इकोनॉमी। मार्केट ओरिएंटेड इकोनॉमी, ठीक, पहले लिख लो फिर समझाता हूँ। और सेकंड, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन। मैक्रो इकोनॉमिक stabilization by substantial reduction in
बाय सब्सटेंशियल रिडक्शन इन फिस्कल डेफिसिट, बाय सब्सटेंशियल रिडक्शन इन फिस्कल डेफिसिट। तो इसमें आप हाईलाइट भी कर लो कीवर्ड्स, पहले वाले में तो कर लो मार्केट फ्रेंडली और दूसरे वाले में कर लो स्टेबलाइजेशन। तो मतलब रिफॉर्म्स जो थे इनके दो मेन ऑब्जेक्टिव्स माने गए कि भाई रिफॉर्म्स जो हैं इनके दो मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं। ठीक है, तो क्या थे वो दो मेन ऑब्जेक्टिव्स? कि जैसे पहले हमारी इकोनॉमी क्या थी, अगर हम पहले की बात करें, रिफॉर्म से पहले की हम बात करें, तो हमारी इकोनॉमी जो थी वो क्या थी कि सब कुछ सरकार कंट्रोल करेगी, सब कुछ सरकार जो करेगी वो बताएगी। तो इसको बोलते थे सेंट्रली डायरेक्टेड, या इसको बोलते थे हाईली कंट्रोल्ड। लेकिन फिर हमारा ऑब्जेक्टिव था कि भाई इसको ख़त्म करें, ऐसा ना हो, अब हमें मार्केट फ्रेंडली होना है। मार्केट फ्रेंडली का मतलब है कि भाई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होनी चाहिए सामान खरीदने बेचने की या इंडस्ट्रियों को ग्रो करने की। तो इसको बोलते हैं मार्केट फ्रेंडली, यानी कि जहाँ पर मार्केट फोर्सेस ज़्यादा प्रिवेल करें, डिमांड सप्लाई अपने आप काम ज़्यादा करें। तो हम गवर्नमेंट के कंट्रोल को हटाकर मार्केट फोर्सेस को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना चाहते थे। तो समझ आ गया पहला ऑब्जेक्टिव। और दूसरा जो है उसका मतलब था कि हम बोरोइंग्स को, फिस्कल डेफिसिट आप लिख लो अगर आपको याद हो 12th में, फिस्कल डेफिसिट का सिंपल मतलब होता है बोरोइंग्स, उधार। तो देखो अभी हम IMF से पैसा लेकर आए थे ना बहुत सारा, ये लिखा देखो, इंडिया हैड टू डिपेंड ऑन एक्सटर्नल बोरोइंग्स। तो दूसरा ऑब्जेक्टिव ये था हमारा रिफॉर्म्स का कि भाई हमें अपनी बोरोइंग्स कम करनी है ताकि हमारी एक स्टेबिलिटी बनी रहे। तो दूसरा ऑब्जेक्टिव हो गया रिडक्शन इन फिस्कल डेफिसिट, मतलब कि रिडक्शन इन बोरोइंग। तो क्लियर हो गए दोनों ऑब्जेक्टिव। उसके बाद नेक्स्ट एरो, द पॉलिसीज कैन ब्रॉडली बी क्लासिफाइड एज, फिर आप डैश डाल लो। तो रिफॉर्म्स में हम पढ़ेंगे, वैसे तो बहुत सारी पॉलिसियाँ पढ़ेंगे, बहुत लंबी चौड़ी कहानियाँ हैं, लेकिन इन पॉलिसियों को मेजरली दो तरह से क्लासिफाई किया गया था। तो ये आपने पढ़ा है 12th में, तो बताओ किसको याद है? और दूसरे तो लिखते हैं जी बिल्कुल सही। पहले को बोलते हैं स्टेबलाइजेशन मेजर्स, और दूसरे को बोलते हैं स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स। तो 1991 में जो आपके LPG रिफॉर्म्स आए, बेसिकली 1991 में जो आपके LPG रिफॉर्म्स आए बेसिकली, उनको दो तरह से मतलब तोड़ा जाता है। एक को बोलते हैं स्टेबलाइजेशन मेजर्स और एक को बोलते हैं स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स। तो बताओ दोनों में क्या अंतर है? तो स्टेबलाइजेशन वाला कौन सा होता है? राइट, तो ये आप बड़ा बड़ा बादल में लिख लो। स्टेबलाइजेशन मेजर्स बोलते हैं शॉर्ट टर्म मेजर्स को, शॉर्ट टर्म मेजर्स। और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स बोलते हैं जब आपका एक बहुत बड़ा विजन होता है कि भाई मान लो आपका विजन है कि मुझे देश से गरीबी कम करनी है या देश से बेरोज़गारी हटानी है, तो ये 5-7 साल में नहीं हो सकता। तो इट इज़ अ लॉन्गर विजन, इसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल रिफॉर्म। तो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म का मतलब हो गया लॉन्ग टर्म मेजर्स। लेकिन जब आप कुछ शॉर्ट टर्म मेजर्स की बात करते हो, जैसे कि भाई मान लो आप कहते हो कि BOP क्राइसिस को हमें ठीक करना है ना, कि ओवरकम करना है BOP क्राइसिस को,
तो ये एक शॉर्ट टर्म मेजर है कि भाई ठीक है, ये तो साल डेढ़ साल में कर लोगे आप, है ना। या कंट्रोल करना है इन्फ्लेशन को, तो ये एग्जाम्पल भी लिख लो, तो आपको पता है तो कर लोगे 6 महीने 8 महीने में। तो ये शॉर्ट टर्म मेजर्स है ना। लेकिन मान लो आपका एम है कि भाई हमें एफिशिएंसी बढ़ानी है या प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है या अनएम्प्लॉयमेंट कम करना है या गरीबी कम करनी है, तो ये थोड़े से लॉन्ग टर्म मेजर्स होते हैं, क्योंकि इसमें आपको लंबा समय चाहिए। इसमें सरकार का एक विज़न होता है बड़ा कि भाई 5, 10 साल, 15 साल, 20 साल या 50 साल शायद लग जाएंगे, तब जाके चीज़ें ठीक होंगी। तो उनको बोलते हैं स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स। तो कहानी क्लियर हो गई इतनी? तो मतलब ये कि 1991 में जो रिफॉर्म्स आए, एक बार दोबारा बता देता हूँ। रीज़न तो आपको पता ही चल गए, नाम दे दिया क्राइसिस ऑफ कॉन्फिडेंस। बाकी 2 ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? पहला तो ये था कि सरकार जो कंट्रोल ज़्यादा रखती थी पहले अपने पास, वो अब कम रखेगी और डिमांड और सप्लाई जो है या मार्केट फोर्सेस आप कह सकते हो, वो ज़्यादा प्रिवेल करेंगी। और दूसरा ये था कि हमें अपनी बोरोइंग्स को कम करना है, यानी फिस्कल डेफिसिट को कम करना है। दूसरा ऑब्जेक्टिव ये था। बाकी जो पॉलिसियाँ हैं या पॉलिसियाँ जो सरकार ने फॉलो करी, उनको 2 तरह के नाम दिए गए। शॉर्ट टर्म मेजर्स को स्टेबलाइजेशन मेजर और लॉन्ग टर्म मेजर्स को स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स। चलो ठीक है, अब इसके बाद जो है वो हम मतलब आज नहीं करते, क्योंकि इसके बाद बहुत सारे रिफॉर्म्स लिखने हैं हमें, अलग अलग फिस्कल रिफॉर्म, इंडस्ट्रियल रिफॉर्म, फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म। तो वो फिर हम एक साथ नेक्स्ट क्लास में ही कर लेंगे। तो बस अभी इतना ही करते हैं आज। चलो डन।